सुबह के 5:07 हुए थे और शर्मा जी के ढाबे की नियॉन लाइट एक जानी पहचानी धुन में भिन-भिना रही थी। इसकी पीली रोशनी घिसे हुए टाइल के फर्श और लाल विनाइल से मढ़ी बेंचों पर पड़ रही थी, जिन्होंने शायद इससे बेहतर दिन देखे थे। प्रिया ने अपना एप्रन ठीक उसी कुशलता से बांधा जैसे कोई इंसान 2747वीं बार बांधता है। उसे यह गिनती इसलिए याद थी क्योंकि उसने 19 महीने पहले अपने पहले दिन से गिनना शुरू किया था, जब यह नौकरी उसे अपनी जिंदगी का सबसे निचला पड़ाव लगी थी। अब यह बस जिंदगी गुजारने का एक जरिया लगती थी। और अगर आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है, तो अंत तक बने रहें, क्योंकि जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप यह कहां से देख रहे हैं। नीचे कमेंट्स में अपने शहर का नाम लिखें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। वह 26 साल की थी और उसकी पूरी दुनिया नोएडा के एक ऐसे मोहल्ले में किराए के एक छोटे से कमरे में सिमटी हुई थी, जिसका किराया महीने का 12 रुपए था। यहां कभी कभी पटाखों और हंगामे की आवाजें रात की खामोशी को तोड़ देती थीं। उसके बैंक खाते में 28 रुपये थे। GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोग्राम का 4 लाख रुपये का एजुकेशन लोन था, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाई थी। और साथ थीं कुछ यादें जो रात के खाने की भीड़ और शिफ्ट खत्म होने के बीच के शांत घंटों में उसे परेशान करती थीं। प्रिया असल में कौन है, यह समझने के लिए हमें 3 साल पीछे देहरादून के एक वृद्धाश्रम आशा किरण में जाना होगा, जहां 23 साल की एक युवा नर्सिंग असिस्टेंट प्रिया रात की शिफ्ट में उन बुजुर्गों की देखभाल करती थी जिन्हें दुनिया भुला चुकी थी। उसकी तनख्वाह महीने की 14 रुपये थी। उसका शेड्यूल बहुत थका देने वाला था। रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन। यह एक ऐसी नौकरी थी जिसे ज्यादातर लोग 6 महीने में ही छोड़ देते। बुजुर्गों के डायपर बदलना, गंदगी साफ करना, उन मरीजों को रोते हुए सुनना जो ऐसे परिवारों को पुकारते थे जो कभी नहीं आते, और कभी जोश और जिंदगी से भरपूर रहे शरीरों और दिमागों को धीरे धीरे ढलते देखना। लेकिन प्रिया को इससे प्यार था, नौकरी से नहीं। भला सुबह 3 बजे बेड पैन साफ करना किसे पसंद होगा, बल्कि उन लोगों से, उन मरीजों से जिनके पास अब भी सुनाने के लिए कहानियां थीं। अगर कोई सुनने की जहमत उठाए, उसे उन जुड़ाव के पलों से प्यार था जो अंधेरे में बनते थे, जब डर और अकेलापन सारे दिखावों को उतार फेंकता था और सिर्फ कच्ची खूबसूरत इंसानियत बाकी रह जाती थी। एक खास मरीज थीं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सावित्री देवी आशा किरण वृद्धाश्रम में मार्च के एक बरसाती मंगलवार को आई थीं। वह एक ऐसी महिला लग रही थीं जिन्होंने जीना छोड़ दिया था। उम्र 73 साल, शुरुआती डिमेंशिया का निदान, और उनके भर्ती दस्तावेजों के अनुसार कोई परिवार नहीं था, कोई इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो यह नोटिस करता कि वह रात में गायब हो गई हैं। लेकिन प्रिया ने नोटिस किया। उसने देखा कि पानी का गिलास पकड़ते हुए सावित्री देवी के हाथ कैसे कांपते थे। उसने उन तस्वीरों को देखा जिन्हें सावित्री देवी अपने तकिए के नीचे छिपा कर रखती थीं। काले बालों और गंभीर आंखों वाले एक छोटे लड़के की तस्वीरें, जो फ्रेम दर फ्रेम एक ऐसे नौजवान में बदल रहा था जिसे प्रिया ने कभी आते जाते नहीं देखा। उसने देखा कि सावित्री देवी नींद में एक नाम बुदबुदाती थीं, बार बार, रोहन, रोहन, अपनी मां को माफ कर देना। 14 महीनों तक प्रिया दुनिया में सावित्री देवी का सहारा बनी रही। वह उन सबसे बुरी रातों में उनके साथ बैठती थी जब डिमेंशिया उन्हें यह भुला देता था कि वह कहां है, और घबराहट उनके कमजोर शरीर पर हावी हो जाती थी। वह उनके पतले सफेद बालों में कंघी करती और उन्हें बताती कि वह सुरक्षित हैं, कि कोई है जो उनसे प्यार करता है, कि कोई यहां है। वह उन्हें उनकी पसंदीदा पुरानी हिंदी प्रेम कहानियों के उपन्यास पढ़कर सुनाती थी। सस्ती किताबें जिनके कवर पर सुंदर दृश्य और रोमांटिक जोड़े होते थे, जिन्हें देखकर उस बूढ़ी महिला की आंखों में खुशी जैसी कोई चीज चमक उठती थी। और धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके सावित्री देवी ने उस बेटे की कहानी सुनाई जिसने उन्हें छोड़ दिया था। वह मेरा सब कुछ था, सावित्री देवी ने एक रात कहा, जब उनके होश में रहने के पल और भी दुर्लभ और कीमती होते जा रहे थे। उसके पिता के जाने के बाद मैंने उसे अकेले पाला। मैंने उसकी पढ़ाई के लिए 3-3 नौकरियां की और वह बहुत कामयाब हो गया।
प्रिया बहुत कामयाब, लेकिन अपनी कामयाबी के सफर में कहीं वह भूल गया कि वह कहां से आया था। वह मुझे भूल गया। प्रिया ने उनका हाथ थाम लिया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहा भी क्या जा सकता था। वही इस जगह का खर्चा देता है। सावित्री देवी ने टूटी हुई आवाज में आगे कहा। हर महीने पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन वह 4 साल से एक बार भी मिलने नहीं आया। एक बार भी नहीं। उसे लगता है कि पैसा प्यार के बराबर है। उसे लगता है कि अगर वह मेरी देखभाल के लिए पैसे दे रहा है तो उसे सच में देखभाल करने की जरूरत नहीं है। उसी पल प्रिया को रोहन से नफरत होने लगी। वह उससे कभी नहीं मिली थी, बस उसका चेहरा उन तस्वीरों में देखा था जिन्हें सावित्री देवी किसी पवित्र खजाने की तरह सहेज कर रखती थीं। लेकिन वह उससे एक ऐसी जबरदस्त सुरक्षात्मक नफरत करती थी जिसने उसे खुद भी हैरान कर दिया था। कोई अपनी मां को कैसे छोड़ सकता है? कोई जिंदगी भर के त्याग को महज एक मासिक ट्रांसफर और साफ अंतरात्मा में कैसे बदल सकता है? लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। आशा किरण वृद्धाश्रम को एक प्राइवेट हेल्थ केयर कॉरपोरेशन ने खरीद लिया, जिसने तय किया कि मुनाफा मरीजों से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने स्टाफ कम कर दिया, काम के घंटे घटा दिए और उन सेवाओं को खत्म कर दिया जिन्हें गैर जरूरी माना जाता था, जैसे कि रात में कहानियां पढ़कर सुनाने का सेशन जो प्रिया करती थी। जब प्रिया ने नए मैनेजमेंट से मरीजों की देखभाल के बारे में शिकायत की तो उन्होंने उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। तुम नर्स नहीं हो, उस एडमिनिस्ट्रेटर ने ठंड से कहा। तुम एक बदली जा सकने वाली नर्सिंग असिस्टेंट हो। और सच कहूं मिस प्रिया, तुम्हारा रवैया हमारे नए कॉरपोरेट कल्चर में फिट नहीं बैठता। उन्होंने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया, बिना अपने मरीजों को अलविदा कहने का मौका दिए, बिना सावित्री देवी को अलविदा कहने का मौका दिए। यह 19 महीने पहले की बात है और तब से प्रिया हर दिन सावित्री देवी के बारे में सोचती थी। उसने आश्रम में फोन करने की कोशिश की, लेकिन वे मरीजों से बात नहीं कराते थे। उसने मिलने जाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम में उसका नाम एक नौकरी से निकाली गई पूर्व कर्मचारी के रूप में दर्ज था, जिसे अंदर आने की इजाजत नहीं थी। उसने खत लिखे, लेकिन यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वे कभी सावित्री देवी तक पहुंचे भी या नहीं। यह न जानना ही सबसे बुरा हिस्सा था। क्या सावित्री देवी अभी भी जिंदा थीं? क्या उनका डिमेंशिया और बढ़ गया था? क्या उन्हें लगा कि प्रिया ने भी उन्हें उनके बेटे की तरह छोड़ दिया? इस संभावना का अपराध बोध प्रिया को रात में जगाए रखता था। वह अपने किराए के कमरे की छत पर पानी के धब्बों को घूरती रहती और सोचती कि क्या देहरादून में कहीं एक बूढ़ी औरत एक ऐसी दोस्त को पुकार रही होगी जो कभी नहीं आएगी। लेकिन किराए के 12 रुपये महीने, एजुकेशन लोन की 4 रुपये की किस्त और खाने का खर्च, जो भी टिप के पैसे के बाद वह जुटा पाती थी। इसलिए प्रिया हर सुबह 5-1-XI-47 पर अपना एप्रन बांधती और उन ग्राहकों को देखकर मुस्कुराती जो शायद ही कभी मुस्कुराकर जवाब देते, और उन सभी तरीकों के बारे में न सोचने की कोशिश करती जिनसे जिंदगी ने उसे निराश किया था। सुबह की शिफ्ट सबसे व्यस्त होती थी। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रिया नाश्ते और दोपहर के खाने की भीड़ को संभालती थी। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी कॉफी ऑर्डर करते थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर छोले भटूरे मंगवाते थे, रिटायर्ड बुजुर्ग जो घंटों तक एक कप मीठी चाय लेकर बैठे रहते थे क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी और घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं था। उसे उन सबके ऑर्डर जुबानी याद थे। टेबल 4 मतलब आलू पराठा, दही, ब्लैक कॉफी और ज्यादा टिश्यू। टेबल 7 मतलब राजमा चावल स्पेशल। और भगवान के लिए इस बार अचार मत भूलना। खिड़की के पास की बेंच शर्मा जी की थी। 78 साल के विधुर, एक पूर्व डीटीसी बस ड्राइवर जो हर दिन एक ही चीज ऑर्डर करते थे, पोहा और 1 कप मसाला चाय, और हमेशा एक 120 रुपये के बिल पर ठीक 20 रुपये की टिप छोड़ते थे। प्रिया शर्मा जी की इज्जत करती थी, अपने सभी नियमित ग्राहकों की इज्जत करती थी। ये उसकी दिन की उथल पुथल में छोटे छोटे सहारे थे। वे उसे याद दिलाते थे कि दिनचर्या एक सुकून हो सकती है, कि मौजूद रहने में एक गरिमा है, कि कभी कभी किसी दूसरे के लिए आप जो सबसे जरूरी काम कर सकते हैं वह है उनका नाम याद रखना, और यह याद रखना कि वे अपने अंडे कैसे पसंद करते हैं। यह गुरुवार को दोपहर के 12:47 का समय था जब सब कुछ बदल गया। दोपहर के खाने की भीड़ कम होने लगी थी और प्रिया टेबल 11 साफ कर रही थी जब दरवाजे पर घंटी बजी और 2 लोग अंदर आए। एक व्हीलचेयर पर बैठी एक बूढ़ी महिला जिसे एक ऐसे आदमी ने धकेला था
जिसके सूट की कीमत शायद प्रिया के 3 महीने के किराए से भी ज्यादा थी। प्रिया का दिल थम गया। उस महिला के बाल अब सफेद हो गए थे, पहले से भी पतले, और उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जैसे उसने बहुत मुश्किल साल गुजारे हों, लेकिन प्रिया उसे कहीं भी पहचान लेती। उसके जबड़े का घुमाव, जिस तरह वह उत्सुक होने पर अपना सिर झुकाती थी, उसके बाएं हाथ पर चांद के आकार का एक छोटा सा निशान जो बचपन की एक दुर्घटना से बना था, जिसके बारे में उसने आशा किरण वृद्धाश्रम में एक नींद न आने वाली रात को विस्तार से बताया था। सावित्री देवी जिंदा, यहां नोएडा के एक ढाबे में, उस वृद्धाश्रम से 200 किलोमीटर दूर, जहां प्रिया ने उन्हें आखिरी बार देखा था। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से कपड़ा जमीन पर गिर गया और वह हिल नहीं सकी, सांस नहीं ले सकी, कुछ नहीं कर सकी, सिवाय उस महिला को घूरने के जिसने 19 महीने तक उसके दिमाग को अपराधबोध, दर्द और सवालों से भर दिया था। और फिर उसने उस आदमी को देखा जो व्हील चेयर धकेल रहा था। वह लंबा था, शायद 6 फुट का, काले बालों के साथ जो कनपट्टी पर थोड़े सफेद होने लगे थे। हालांकि वह 30 के दशक की शुरुआत से ज्यादा का नहीं लग रहा था। उसका जबड़ा मजबूत था, आंखें गहरी थीं, और उसके हाव भाव में कुछ था, एक थकान, एक बोझ जो उसके कपड़ों से झलकती अमीरी के विपरीत लग रहा था। प्रिया उस चेहरे को जानती थी। उसने उसे दर्जनों तस्वीरों में देखा था। उसने उसे एक बिना दांत वाले छोटे लड़के से एक गंभीर किशोर में, और फिर दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए एक नौजवान में बदलते देखा था। उसने उन तस्वीरों में उसके चेहरे की रेखाओं को छुआ था, जिन्हें सावित्री देवी अपने तकिए के नीचे रखती थीं। इस अजनबी से नफरत करते हुए जो अपनी मां से मिलने की जहमत नहीं उठा एक सकता था। रोहन, सावित्री देवी का छोड़ा हुआ बेटा, वह आदमी जिससे प्रिया ने 19 महीने तक बिना मिले नफरत की थी, वह यहां था, उसके ढाबे में, उस मां के साथ जिसके लिए उसने कहा था कि उसके पास मिलने का समय नहीं है। प्रिया का दिमाग हजारों सवालों, हजारों आरोपों और उन हजारों टकरावों के संस्करणों से दौड़ रहा था, जिनकी उसने इस आदमी के साथ कल्पना की थी अगर उसे कभी मौका मिलता। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, इससे पहले कि वह हिल पाती, सावित्री देवी ने अपनी व्हील चेयर से ऊपर देखा और ढाबे के पार, समय के पार उनकी आंखें मिलीं। उस बूढ़ी महिला के चेहरे पर पहचान की एक चमक कौंधी, जैसे बादलों के बीच से सूरज की रोशनी निकली हो। प्रिया। सावित्री देवी की आवाज उससे ज्यादा कमजोर थी जितनी प्रिया को याद थी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की चमक में कोई शक नहीं था। प्रिया, क्या यह तुम हो? रोहन ने अपनी मां की ओर देखा, फिर उस वेट्रेस की ओर जो ढाबे के बीच में जमी हुई खड़ी थी। उसके माथे पर भ्रम की लकीरें थीं। मां, आप इन्हें जानती हैं? सावित्री देवी ने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। आंसू पहले ही उनकी झुर्रियों वाले गालों पर बह रहे थे। जानती हूं रोहन, यह प्रिया है, मेरी प्रिया, वह परी जिसने मेरी जान बचाई। मेरा नजारा बस ईंट की दीवारें हैं और कभी कभी एक कबूतर, और तुम यहां इस सब के साथ। यह कुछ भी नहीं लगता, रोहन ने धीरे से कहा। नजारे, मेरा मतलब है, मैं यहां 3 साल से रह रहा हूं और अब मैं इसे मुश्किल से ही नोटिस करता हूं। प्रिया ने उसे देखा, सच में उसे देखा, और रोहन ने महसूस किया कि उनके बीच हवा में कुछ बदल गया है। यह दुखद है, उसने कहा, यह सब साझा करने के लिए किसी का न होना। मैं एक साम्राज्य बनाने में इतना व्यस्त था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं यह सब अकेले कर रहा हूं। उसने अपनी चाय की चुस्की ली। मेरी मां कहती थी कि बिना प्यार के सफलता सिर्फ एक महंगा अकेलापन है। मुझे लगता था कि वह बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। वह नहीं थी, नहीं, वह नहीं थी। वे कुछ देर एक आरामदायक खामोशी में बैठे रहे। नीचे 35वीं मंजिल से शहर की आवाजें आ रही थीं। क्या मैं कुछ निजी पूछ सकती हूं? प्रिया ने आखिरकार कहा। मेरी मां के लिए तुमने जो कुछ भी किया, उसके बाद तुम कुछ भी पूछ सकती हो। तुमने उनसे मिलना क्यों बंद कर दिया? मैं जानती हूं कि डॉक्टरों ने कहा कि इससे उन्हें बेचैनी होगी, लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो। तुमने खरबों की कंपनी बनाई है। क्या तुम्हारे मन में जरा भी शक नहीं हुआ कि वे झूठ बोल रहे हैं? रोहन ने अपना गिलास बहुत सावधानी से नीचे रखा, जैसे कि अगर वह उसे बहुत जोर से पकड़ेगा तो वह टूट जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि मैं भी झूठ सुनना चाहता था। उसने शहर की ओर देखा, उसकी आंखों में देखने में असमर्थ। मेरे पिता के जाने के बाद मेरी मां ही सब कुछ थीं। उन्होंने मुझे भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत की, और जब मेरे पास आखिरकार उन्हें वह सब कुछ देने की शक्ति आई जिसकी वह हकदार थीं,
सबसे अच्छी देखभाल, सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छी सुविधाएं, मैं उन्हें मुरझाते हुए नहीं देख सका। तो तुम भाग गए, तो मैं भाग गया। वह कड़वाहट से हंसा। मैंने खुद से कहा कि यह उनके भले के लिए है, कि मुझे देखने से वह भ्रमित हो जाएंगी, कि मेरी मौजूदगी से चीजें और खराब हो जाएंगी। लेकिन सच तो यह है कि मैं अपनी मां को यह भूलते हुए देखने का दर्द सहन नहीं कर सकता था कि मैं कौन हूं। प्रिया देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, यह पहली बात है जो तुमने कही है जिससे मुझे लगा कि शायद तुम उस सारे पैसे के पीछे एक अच्छे इंसान हो। रोहन उसकी ओर मुड़ा। टेरेस की नरम रोशनी में उसके चेहरे से कुछ रक्षात्मकता कम हो गई थी। वह छोटा, ज्यादा नरम, ज्यादा कमजोर लग रहा था, जितना वह अपनी वेट्रेस की वर्दी में कभी नहीं लगी थी। मैं कोशिश कर रहा हूं, उसने कहा। मैं सीख रहा हूं कि लोगों के लिए वास्तव में कैसे मौजूद रहना है, सिर्फ पैसे ट्रांसफर नहीं करना है। लेकिन मैंने 4 साल एक कंपनी चलाते हुए बिताए और इंसान बनना भूल गया। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। कोई भी कीमती चीज कभी आसान नहीं होती। उनकी आंखें मिली और उनके बीच कुछ गुजरा, समझ की एक चिंगारी, पहचान की। 2 लोग जिन्हें नुकसान और अकेलेपन ने आकार दिया था, एक अप्रत्याशित समान जमीन पा रहे थे। मुझे अपनी मां के बारे में बताओ, रोहन ने कहा। तुमने बताया था कि वह भी एक ढाबे में वेट्रेस थी। प्रिया के चेहरे पर दर्द की एक झलक आई, लेकिन उसने नजर नहीं हटाई। वह ओखला में एक ही ढाबे में 31 साल थीं। हफ्ते में 6 दिन, एक भी दिन की छुट्टी नहीं। फेफड़ों का कैंसर, निदान से अंत तक 3 महीने। प्रिया की आवाज नरम हो गई। जब मैं 15 साल की थी तब उनकी मृत्यु हो गई। मुझे सुनकर दुख हुआ। दुखी मत हो, यह 11 साल पहले की बात है। मैंने इससे समझौता कर लिया है। लेकिन उसकी आंखों में पुराने आंसू चमक रहे थे। उन्हीं की वजह से मैं नर्सिंग में आई। मैं लोगों की देखभाल करना चाहती थी, जैसे उन प्रशामक देखभाल, पैलिएटिव केयर। नर्सों ने उनकी देखभाल की थी। वे बहुत दयालु थीं, रोहन, बहुत धैर्यवान। उन्होंने उनका हाथ तब थामा जब मैं नहीं थाम सकी, जब यह सब एक 15 साल की किशोरी के लिए बहुत ज्यादा था। और इसीलिए तुमने मेरी मां की इतनी परवाह की। प्रिया ने सिर हिलाया। सावित्री देवी मुझे उनकी याद दिलाती थीं, जिस तरह वह दर्द में भी मुस्कुराती थीं, जिस तरह वह तुम्हारे बारे में बात करती थीं। वह हिचकिचाई। उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम उनकी पूरी दुनिया थे, कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लिए किया, कि वह यह जानकर खुशी से मर जाएंगी कि तुम कामयाब हो, भले ही। प्रिया रुक गई। आप एक आपका, लेकिन जब जब जापता, भले ही तुम कभी मिलने ना आओ। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मैं उनकी आंखों में देख सकती थी। हर बार जब कोई आश्रम में आता और वह तुम नहीं होते, तो उनकी आंखों की एक छोटी सी रोशनी बुझ जाती थी। और मैं तुमसे इसके लिए नफरत करती थी। रोहन, मैंने तुमसे 4 साल तक बिना तुम्हें जाने नफरत की। और अब, प्रिया ने एक गहरी सांस ली, अपने बालों को पीछे किया। अब मुझे लगता है कि तुम भी हम सब की तरह ही टूटे हुए हो, बस तुम्हारे पास इसे छिपाने के लिए ज्यादा पैसे हैं। रोहन हंस पड़ा, एक असली हंसी जो उससे जबरदस्ती निकली। यह शायद मेरे जीवन का सबसे सटीक वर्णन है जो किसी ने कभी दिया है। उस रात वे सुबह तक बातें करते रहे, अपने बचपन के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी असफलताओं के बारे में, उन तरीकों के बारे में जिनसे नुकसान ने उन्हें आकार दिया था, और उन दीवारों के बारे में जो उन्होंने जीवित रहने के लिए बनाई थीं। किताबों, फिल्मों और संगीत के बारे में। प्रिया को 90 के दशक के भारतीय पॉप संगीत पसंद थे, जो रोहन को बहुत प्यारा लगा, और उस भविष्य के बारे में जिसकी कल्पना करने से वे दोनों डरते थे। आधी रात के करीब कहीं रोहन को एहसास हुआ कि उसने घंटों से काम के बारे में नहीं सोचा है, अपना फोन चेक नहीं किया है, अपने दिमाग में मुनाफे के मार्जिन की गणना नहीं की है, या अधिग्रहण के लक्ष्यों की समीक्षा नहीं की है। वह बस इस महिला के साथ मौजूद था जो उसकी सभी सुरक्षाओं के पार देख रही थी और किसी तरह अभी भी उससे बात करने को तैयार लग रही थी। यह सालों में सबसे डरावना और साथ ही सबसे आनंददायक एहसास था जो उसने अनुभव किया था। अगले हफ्तों में उनके बीच कुछ बदल गया। प्रिया ने उसे उस लगभग असहनीय शत्रुता से देखना बंद कर दिया। रोहन ने उसे एक मेहमान की तरह समझना बंद कर दिया और उसे परिवार की तरह समझने लगा। उन्होंने एक दिनचर्या विकसित की, हर रात साथ में खाना, सावित्री देवी के सोने जाने के बाद टेरेस पर बातें,
और प्रिया की छुट्टी वाले दिन कभी कभी लोधी गार्डन में टहलना। सावित्री देवी ने इस विकास को एक जानने वाली मुस्कान के साथ देखा, जिससे वे दोनों असहज महसूस करते थे। वह हमारी जोड़ी बनाने की कोशिश कर रही हैं, प्रिया ने एक रात रोहन से फुसफुसाकर कहा, जब सावित्री देवी ने प्रिया की आंखों की सुंदरता के बारे में एक और पारदर्शी टिप्पणी की थी। मुझे पता है। रोहन अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। वह इसे छिपाने में बहुत अच्छी नहीं है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि वह रुक जाएं। रोहन ने प्रिया को देखा। उसके बाल आज खुले हुए थे। उसने एक साधारण नीली पोशाक पहनी थी जो सावित्री देवी ने जबरदस्ती उसे खरीदवाई थी। उसकी आंखें हंसी से चमक रही थीं और उसने महसूस किया कि उसका दिल कुछ जटिल कर रहा है। शायद नहीं, उसने धीरे से कहा, शायद वह कुछ ऐसा देख रही है जिसे हम दोनों स्वीकार करने से बहुत डरते हैं। प्रिया के गाल लाल हो गए और उसने नजरें फेर लीं, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। पहला चुंबन गुरुवार की रात को हुआ। ठीक 23 दिन बाद जब वे मिले थे, सावित्री देवी जल्दी सो गई थीं, थकान की शिकायत करते हुए, और रोहन को शक था कि उन्होंने उन्हें प्राइवेसी देने के लिए जल्दी जाने का नाटक किया है। वे फिर से टेरेस पर थे, उनकी सामान्य जगह, शहर की रोशनी को देखते हुए जो धरती से बंधे सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं। मुझे घर जाना होगा, प्रिया ने खड़े होते हुए कहा। कल सुबह की शिफ्ट है। रोहन भी खड़ा हो गया। मैं एक कैब बुक कर देता हूं। मैं मेट्रो से जा सकती हूं। नहीं प्रिया, उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज, रात के 11:47 हो रहे हैं। मुझे बस यह एक काम करने दो। उसने उनके जुड़े हुए हाथों को देखा, फिर उसके चेहरे को। शहर की रोशनी की नरम चमक में वह लगभग चमक रही थी। तुम उससे अलग हो जिसकी मैंने कल्पना की थी, उसने धीरे से कहा। जब मैंने उस आदमी की कल्पना की जिसने अपनी मां को छोड़ दिया था, तो मैंने किसी ठंडे, किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जिसे पैसे के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन तुम वह नहीं हो। मैं वह था। बहुत लंबे समय तक मैं ठीक वही था। और अब रोहन करीब आया, उनके बीच की दूरी को कम करते हुए। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसा किशोरावस्था के बाद से कभी नहीं धड़का था, जब वह किसी लड़की को स्कूल के फेयरवेल में ले जा रहा था। अब मुझे लगता है कि मैं कोई और बन रहा हूं, कोई ऐसा जो मैं वास्तव में बनना चाहता हूं। उसने अपना हाथ प्रिया के गाल पर रखा, उसे दूर हटने का हर मौका देते हुए। और मुझे लगता है कि इसका बहुत कुछ श्रेय तुम्हें जाता है। प्रिया की सांस रुक गई। एक पल के लिए वे जम गए, दो लोग किसी ऐसी चीज के कगार पर जो सब कुछ बदल सकती थी। फिर वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसे चूम लिया। पहले नरम, झिझकते हुए, जैसे कि वे दोनों कुछ नाजुक चीज तोड़ने से डर रहे हों। लेकिन फिर रोहन ने उसे करीब खींच लिया और वह उसकी बाहों में पिघल गई और चुंबन गहरा हो गया। कुछ ऐसा जिसने उन दोनों की सांसें रोक दी। जब वे आखिरकार अलग हुए तो प्रिया की आंखें चौड़ी थीं। मैं यह पिछले 3 हफ्तों से करना चाहती थी। सिर्फ 3 हफ्ते? रोहन मुस्कुराया। मैं यह तब से करना चाहता था जब से तुमने ढाबे में मुझ पर एक बुरा बेटा होने के लिए चिल्लाया था। मैंने चिल्लाया नहीं था, तुमने जरूर चिल्लाया था, और मैं इसका हकदार था। प्रिया हंस पड़ी और वह आवाज सालों में रोहन ने सुनी सबसे खूबसूरत चीज थी। तो अब क्या? उसने पूछा। रोहन ने उसे देखा। यह ढाबे की वेट्रेस जिसकी तनख्वाह 19,000 रुपये महीने थी, जो 18 वर्ग मीटर के किराए के कमरे में रहती थी, जिसने उसकी मां से तब प्यार किया जब वह नहीं कर सका, जिसने किसी तरह उन सभी सुरक्षाओं को तोड़ दिया था जो उसने 4 साल के अकेलेपन में बनाई थी। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं नहीं चाहता कि यह खत्म हो। यह जो कुछ भी है, मैं भी नहीं। प्रिया ने उसका हाथ दबाया। लेकिन तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है। रोहन, मुझे नहीं पता कि मैं यहां रहने के लायक हूं भी या नहीं। तुम जहां भी रहना चाहती हो वहां रहने के लायक हो, और मुझे उम्मीद है कि उसमें यहां मेरे साथ, मेरी मां के साथ, और इस जीवन की जो भी गड़बड़ी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें शामिल है। प्रिया ने उसे देर तक देखा, फिर मुस्कुराई। एक असली मुस्कान, बिना किसी पहरे के, बिना किसी बचाव के। और रोहन ने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ फैल रहा है। ठीक है, उसने कहा, हम इसे साथ में सुलझा लेंगे। और 4 साल में पहली बार रोहन ने महसूस किया कि उसके पास दुनिया के सारे पैसे से ज्यादा कीमती कुछ है। उसके पास उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद, जैसा कि प्रिया जल्द ही जानने वाली थी, एक नाजुक चीज होती है। यह एक लिफाफे से शुरू हुआ। प्रिया को यह अपने मेलबॉक्स में उनके पहले चुंबन के 6 हफ्ते बाद मिला, देहरादून की डाक टिकट के साथ।
बिना भेजने वाले के पते का एक मोटा भूरा लिफाफा। अंदर ऐसे दस्तावेज थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। मेडिकल रिकॉर्ड्स, आंतरिक मेमो, एक कागज का निशान जो एक ऐसी कहानी कहता था जो इतनी विनाशकारी थी कि उसे यह स्वीकार करने से पहले 3 बार पढ़ना पड़ा कि वह क्या देख रही है। पहला दस्तावेज आशा किरण, वृद्धाश्रम के पुराने प्रशासन का एक मेमो था जो 3 साल 4 महीने पहले का था। विषय मरीज सावित्री देवी, अनुशंसित देखभाल प्रोटोकॉल। श्रीमती देवी के मामले की समीक्षा के बाद हम वर्तमान बेहोशी की दवा की व्यवस्था जारी रखने की सलाह देते हैं। मरीज के होश में रहने के एपिसोड ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि सुविधा के सर्वोत्तम हित में डिमेंशिया का निदान बनाए रखा जाए। श्री रोहन का 5 लाख रुपये का मासिक भुगतान एक महत्वपूर्ण आय है और कोई भी संकेत कि मरीज की स्थिति में सुधार हो रहा है उसे कम देखभाल वाली सुविधा में स्थानांतरित करने का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त श्रीमती देवी ने अपने बेटे से संपर्क करने की इच्छा व्यक्त की है। हम सभी बाहर जाने वाले संचार को रोकने और यह सुनिश्चित करने की सलाह देते हैं कि मरीज बाहरी संपर्क से अलग रहे, जो हमारी वित्तीय व्यवस्था को खतरे में डाल सकता है। प्रिया के हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वह मुश्किल से कागज पकड़ पा रही थी। वे जानते थे, आशा किरण के प्रशासक 3 साल से ज्यादा समय से जानते थे कि सावित्री देवी की हालत का इलाज हो सकता है। उन्होंने जानबूझकर उसे बेहोश में बनाया था। मुश्किल देवी के प्रशासक 3 साल बना जाता है, ये मिता की जानबूझकर उसे बेहोश में बनाया था। रखा, जानबूझकर गलत निदान किया, जानबूझकर उसे दुनिया से अलग कर दिया। सब कुछ रोहन के मासिक ट्रांसफर को भुनाते रहने के लिए। लेकिन यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। सबसे बुरा हिस्सा दूसरा दस्तावेज था। ईमेल की एक श्रृंखला से जुड़ी एक हस्तलिखित नोट, एक जानी पहचानी लिखावट में जिसने प्रिया का खून जमा दिया। प्रिया, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैंने आखिरकार वह भेजने की हिम्मत कर ली है जो मुझे महीनों पहले भेज देना चाहिए था। मुझे ये दस्तावेज तब मिले जब मैं पुराने एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस साफ कर रही थी। वे एक बंद दराज में छिपे हुए थे, लेकिन नए डायरेक्टर ने मुझे चाबियां दी। मुझे माफ कर दो। उन्होंने सावित्री देवी के साथ जो किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है, और उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए, रोहन के बारे में कुछ जो सब कुछ बदल देता है। तीसरा दस्तावेज देखो, श्री रोहन के निजी सहायक के ईमेल जो 2 साल पहले के हैं। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं सच में माफ चाहती हूं। सुनीता, रात की नर्स, आशा किरण, वृद्धाश्रम। कांपते हुए उंगलियों से प्रिया ने तीसरा दस्तावेजा निकाला। यह रोहन के सहायक और आशा किरण प्रशासन के बीच ईमेल की एक श्रृंखला थी। विषय था मरीज की स्थिति के बारे में पूछताछ। रोहन के सहायक का पहला ईमेल, श्री रोहन अपनी मां की हालत के बारे में पूछ रहे हैं। कृपया उनकी वर्तमान स्थिति पर एक अपडेट प्रदान करें और क्या एक मुलाकात फायदेमंद होगी। आशा किरण का जवाब, जैसा कि हमारे पिछले संचार में चर्चा की गई है, परिवार के सदस्यों की मुलाकातें श्रीमती देवी को लगातार परेशान करती हैं। हम वर्तमान कोई संपर्क नहीं, प्रोटोकॉल को बनाए रखने की पुरजोर सलाह देते हैं। कृपया श्री रोहन को आश्वस्त करें कि उनकी मां को उच्चतम गुणवत्ता की देखभाल मिलती रही है। फिर रोहन के सहायक का एक और ईमेल, श्री रोहन अपनी मां के साथ एक वीडियो कॉल शेड्यूल करना चाहते हैं, कृपया व्यवस्था करें। जवाब, दुर्भाग्य से श्रीमती देवी की वर्तमान संज्ञानात्मक स्थिति को देखते हुए एक वीडियो कॉल संभव नहीं है। वह स्क्रीन पर चेहरों को नहीं पहचानती हैं और अपरिचित तकनीक का सामना करने पर व्यथित हो जाती हैं। हम उनकी स्थिति पर लिखित अपडेट प्रदान करना जारी रखेंगे। प्रिया एक के बाद एक ईमेल, एक के बाद एक अनुरोध पढ़ती रही। 2 साल तक रोहन ने अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश की थी और 2 साल तक प्रशासन ने उसे हर मोड़ पर रोका था। उसने कोशिश की थी उन सभी रातों में जब प्रिया ने सावित्री देवी का हाथ थामा था और उन्हें अपने अनुपस्थित बेटे को पुकारते हुए सुना था। उन सभी महीनों की नफरत जो उसने उस आदमी के प्रति जमा की थी जो मिलने की जहमत नहीं उठाता था, और उसने कोशिश की थी, पूछा था, बार बार संपर्क किया था, सिर्फ यह सुनने के लिए कि उसकी मौजूदगी से चीजें और खराब हो जाएंगी। लेकिन यह अभी भी सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। सबसे बुरा हिस्सा श्रृंखला का आखिरी ईमेल था जो 18 महीने पहले का था, खुद रोहन का।
मैं समझता हूं कि मुलाकातें संभव नहीं हैं, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि मेरी मां जानती हैं कि मैं उनसे प्यार करता हूं। कृपया उन्हें बताएं कि मैं हर दिन उनके बारे में सोचता हूं, और कृपया अगर उनकी स्थिति में कोई बदलाव होता है, कोई भी सुधार, तो मुझे तुरंत संपर्क करें। मैं उन्हें फिर से मुस्कुराते हुए देखने के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा। उस ईमेल के नीचे आशा किरण के किसी व्यक्ति का एक हस्तलिखित नोट था, जवाब न दें, मरीज को न भेजें, रोहन के अन्य पत्राचार के साथ फाइल करें। प्रिया अपने 18 वर्ग मीटर के किराए के कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी थी। उन दस्तावेजों से घिरी हुई थी जो उसने जो कुछ भी जाना था उसे चकनाचूर कर रहे थे, और रो रही थी। वह सावित्री देवी के लिए रोई, जिन्हें जानबूझकर उस बेटे से अलग कर दिया गया था जो उनसे प्यार करता था। वह रोहन के लिए रोई, जो अंधेरे में हाथ बढ़ा रहा था और झूठ के अलावा कुछ नहीं पा रहा था। और वह अपने लिए रोई, क्योंकि उसने उसे इतनी कठोरता से आंका था, उससे इतनी पूरी तरह से नफरत की थी, जब वह भी अपनी मां की तरह ही एक शिकार था। लेकिन जब उसके आंसू थमे तो एक नई भावना ने दर्द की जगह ले ली, गुस्सा। किसी ने यह जानबूझकर किया था। किसी ने एक मां और बेटे को मुनाफे के लिए अलग कर दिया था। किसी ने सावित्री देवी को रात दर रात रोहन को पुकारते हुए देखा था और कुछ नहीं किया था। किसी ने हर नहीं संचार के प्रयास को रोका था और दोनों को चुपचाप पीड़ित होने दिया था। और प्रिया यह पता लगाने वाली थी कि वह कौन था। उसने अपना फोन उठाया और रोहन को फोन किया। प्रिया, उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी, खुश थी। उनका उस रात डिनर का प्लान था। वह बस ऑफिस से निकलने वाला था। क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? रोहन, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम अभी मेरे फ्लैट पर आओ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे जरूर चिंतित कर दिया होगा। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ है जो तुम्हें देखने की जरूरत है। आशा किरण वृद्धाश्रम के बारे में, तुम्हारी मां के बारे में, सब कुछ के बारे में। लाइन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर मैं 20 मिनट में वहां हूं। वह 14 मिनट में पहुंचा। जब रोहन प्रिया के फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके छोटे से किचन टेबल पर बिखरे दस्तावेजों को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें यह कहां से मिला? उसने पूछा, पहला मेमो कांपते हुए हाथ से उठाते हुए। आशा किरण में किसी ने इसे गुमनाम रूप से भेजा है। प्रिया ने उसे पढ़ते हुए देखा, उसके चेहरे से रंग उड़ते हुए देखा, 4 साल के अपराध बोध को कुछ और गहरे में बदलते हुए देखा। रोहन, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सालों तुमसे नफरत की, क्योंकि तुम कभी मिलने नहीं आए, और इस पूरे समय तुम कोशिश कर रहे थे। वे जानते थे। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। वे जानते थे कि उसका इलाज हो सकता है। वे जानते थे कि वह अभी भी होश में है, और उन्होंने मुझे भुगतान करते रहने के लिए उसे बेहोश रखा। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकातें उसे परेशान करती हैं। उन्होंने कहा कि वह मुझे अब पहचानती नहीं है। उसकी आवाज टूट गई। मैंने 4 साल तक उन पर विश्वास किया। मैंने उनके हर शब्द पर विश्वास किया। मेरे पास उन पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। वे मेडिकल पेशेवर थे। उनके पास सर्टिफिकेट, सुविधाएं, एक प्रतिष्ठा थी। तुमने अपनी मां की देखभाल के लिए उन पर भरोसा किया। मुझे खुद जांच करनी चाहिए थी। रोहन ने अपनी हथेली टेबल पर मारी, जिससे प्रिया चौंक गई। मुझे बिना बताए वहां जाना चाहिए था और खुद देखना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत व्यस्त था, बहुत। वह वाक्य पूरा नहीं कर सका। प्रिया उसके बगल में खड़ी हो गई। रोहन, यह तुम्हारी गलती नहीं है। उन्होंने जानबूझकर तुम दोनों में हेरफेर किया, तुम्हारे संचार को रोका, तुम्हारे मुंह पर झूठ बोला। तुम यहां शिकार हो, अपराधी नहीं। एक समंत्री समझ करते हैं। तुम्हारे संचार के बाद तुम्हारा लगाता का आपने करी में लगाता फाइनल बन सकता। यह मेरी मां को बताओ। उसकी आवाज कर्कश थी। यह उस महिला को बताओ जो हर रात मुझे पुकारती रही जबकि मैं ट्रांसफर साइन कर रहा था और एक अच्छा बेटा होने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा था। वह तुम्हें दोष नहीं देती। तुम यह जानते हो, उसने तुम्हें फिर से देखते ही माफ कर दिया। लेकिन मैं खुद को माफ नहीं करता। रोहन ने प्रिया को देखा और उसकी आंखों में दर्द ने उसके सीने में दर्द पैदा कर दिया। उसके पास 500 अरब रुपये थे। उसके पास वकीलों, जांचकर्ताओं की एक सेना थी। ऐसे संसाधन थे जिनकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और वह अपनी मां को उस जगह पर क्रूरता से नहीं बचा सका जिसके लिए वह उसे सुरक्षित रखने के लिए भुगतान कर रहा था। प्रिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह सही था। दुनिया के सारे पैसे के बावजूद यह सावित्री देवी को उन लोगों से नहीं बचा सका जिन्हें रोहन उनकी देखभाल के लिए भुगतान कर रहा था।
तुम क्या करना चाहते हो? प्रिया ने धीरे से पूछा। रोहन का जबड़ा सख्त हो गया। मैं उस जगह को जमीन से मिटा देना चाहता हूं। मैं इसमें शामिल हर किसी को खोजना चाहता हूं और उन्हें भुगतान करवाना चाहता हूं। वह रुका, एक सांस ली। मैं अपनी मां को बताना चाहता हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि वह सच जानने की हकदार है? हम दोनों हकदार हैं। उसने प्रिया को देखा। और फिर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। किस लिए? एक केस बनाने के लिए, जिम्मेदार लोगों को खोजने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी और को वह अनुभव न करना पड़े जो मेरी मां ने किया। उसकी आंखें अब कठोर थीं, केंद्रित थीं। मैं आशा किरण को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो वास्तव में जानता हो कि उन दीवारों के पीछे क्या होता था। प्रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगी जो मुझे याद है। हर स्टाफ सदस्य, हर पॉलिसी, हर अजीब चीज जो मैंने देखी और नजरअंदाज की। लेकिन रोहन, क्या तुम्हारी मां अब खुश है? उसके पास तुम वापस आ गए हो। मेरे पास है। वह एक नई जिंदगी बना रही है। अगर हम आशा किरण के पीछे जाते हैं तो यह सब वापस खींच लिया जाएगा। इसका मतलब होगा वकील, गवाही और शायद महीनों तक उसके जीवन के सबसे बुरे सालों को फिर से जीना। रोहन देर तक चुप रहा। फिर उसने आखिरी दस्तावेज उठाया, वह ईमेल जो उसने 18 महीने पहले लिखा था, प्रशासन से अपनी मां को यह बताने के लिए विनती करते हुए कि वह उससे प्यार करता है। और उसके हाव भाव सख्त हो गए। वह सच जानने की हकदार है, उसने कहा। और बाकी सभी भी जो उस जगह पर अपने प्रियजनों पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हें इससे बचने नहीं दूंगा। न अपने लिए और न ही किसी और के लिए जिसे वे अभी भी चोट पहुंचा रहे होंगे। अब प्रिया ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम इसे साथ में करेंगे। रोहन ने उसे देखा। यह महिला जिसने सालों उससे नफरत की थी, जो धीरे धीरे उससे प्यार करना सीख रही थी, जो अब एक ऐसी लड़ाई में उसके साथ खड़े होने की पेशकश कर रही थी जिसमें महीनों या साल लग सकते थे। साथ में वह सहमत हुआ। लेकिन पहले हम मेरी मां को बताते हैं। वह हमसे यह सुनने की हकदार है। वे खामोशी से गुड़गांव के अपार्टमेंट की ओर चले गए। आने वाले समय का बोझ उन दोनों पर था। सावित्री देवी लिविंग रूम में थीं जब वे पहुंचे। अपनी पसंदीदा पुरानी हिंदी प्रेम कहानियों में से एक पढ़ते हुए शांत और संतुष्ट दिख रही थीं। जब वे अंदर आए तो उन्होंने ऊपर देखा और तुरंत जान गईं कि कुछ गड़बड़ है। क्या बात है? उन्होंने अपनी किताब नीचे रखते हुए पूछा। रोहन, प्रिया, क्या हुआ है? रोहन अपनी मां के बगल में बैठ गया और उनके बूढ़े खुरदुरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मां, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भारी थी। कुछ है जो आपको आशा किरण वृद्धाश्रम के बारे में जानना चाहिए। इस बारे में कि मैंने मिलना क्यों बंद कर दिया, सब कुछ के बारे में। और जैसे ही उसने उन दस्तावेजों, उस साजिश, उस व्यवस्थित क्रूरता के बारे में बताना शुरू किया जिसने उन्हें 4 साल तक अलग रखा था, प्रिया ने सावित्री देवी के चेहरे को भ्रम से आतंक में और फिर एक ऐसे गहरे दर्द में बदलते देखा जिसने उन्हें 10 मिनट में 10 साल बूढ़ा कर दिया। लेकिन उस दर्द के पीछे, उस सदमे और विश्वासघात के पीछे कुछ और था। फौलाद। उन्होंने मेरे 4 साल ले लिए, सावित्री देवी ने कहा। जब रोहन ने बात खत्म की, उसकी आवाज शांत लेकिन भयंकर थी। उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। उन्होंने मुझसे प्रिया छीन ली। उन्होंने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपना दिमाग खो रही हूं, जबकि वे मुझे बस चुप कराने के लिए दवा दे रहे थे। मां, मुझे बहुत अफसोस है। माफी मत मांगो। रोहन के हाथ पर सावित्री देवी की पकड़ मजबूत हो गई। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह किसी की गलती नहीं है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने यह किया। उन्होंने प्रिया को देखा। उस नोट में बताया गया था कि दस्तावेज किसने भेजे, किसने आखिरकार सच कहने की हिम्मत की। सुनीता नाम की एक रात की नर्स। मां, मुझे वह याद है। वह सबसे अच्छे लोगों में से एक थी। सावित्री देवी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सुनीता, वह उन रातों में मुझे अतिरिक्त खीर लाकर देती थी जब तुम ड्यूटी पर नहीं होती थी। प्रिया, वह दयालु थी। एक पल का ठहराव, उसे ढूंढो, उसका धन्यवाद करो और फिर सुनिश्चित करो कि जो भी जिम्मेदार है वह अपने किए की सजा पाए। रोहन ने अपनी मां को प्रशंसा जैसी किसी चीज से देखा। आप चाहती हैं कि हम इसे सार्वजनिक करें? मुझे न्याय चाहिए। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे जो अभी तक बहे नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज दृढ़ थी। मेरे लिए नहीं। मैंने वे साल खो दिए हैं
और कोई भी उन्हें वापस नहीं ला सकता। लेकिन बाकी सभी के लिए जो अभी भी उस जगह के अंदर हैं, हर उस परिवार के लिए जिनसे झूठ बोला जा रहा है, हर उस मरीज के लिए जिसे बेहोश रखा जा रहा है ताकि प्रशासक बिल भेजते रह सकें। वह प्रिया की ओर मुड़ी। तुमने वहां काम किया है, तुम जानती हो कि यह कैसा था। क्या तुम मेरे बेटे की मदद करोगी उन्हें नष्ट करने में? प्रिया ने इस महिला को देखा जिसे वह प्यार करती थी, मजबूत, शक्तिशाली, अटूट, जिसने 4 साल की जानबूझकर की गई क्रूरता को सहा था और अपनी आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखा था। और उसने महसूस किया कि उसके अपने गालों पर आंसू बह रहे हैं। हां, उसने कहा, मैं मदद करूंगी। और उस पल में वे तीनों एक फिर से मिले हुए परिवार से ज्यादा कुछ बन गए। वे एक टीम बन गए। मुकदमे में 8 महीने लगे। रोहन की कानूनी टीम 2 अलग अलग फर्मों के 10 वकील, जिनकी फीस 20 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, ने एक ऐसा मामला बनाया जो इतना मजबूत था कि आशा किरण के पास कभी कोई मौका नहीं था। प्रिया को जो दस्तावेज मिले थे वे तो बस शुरुआत थे। एक बार जब जांचकर्ताओं ने खोदना शुरू किया तो उन्हें लगभग 1 दशक से चल रहे इसी तरह के दुर्व्यवहार के सबूत मिले। 17 अन्य मरीजों का बिल बढ़ाने के लिए जानबूझकर गलत निदान किया गया था। अपर्याप्त देखभाल के कारण 4 की मौत हो गई थी और कागज का निशान उस प्राइवेट हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के कार्यकारी स्तर तक गया जिसने आशा किरण को खरीदा था। समझौता 400 करोड़ रुपए का था, जो भारत में वृद्धाश्रम के मामले के इतिहास में सबसे बड़ा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 प्रशासकों और 2 डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए। सुविधा बंद कर दी गई और मूल कंपनी को अपनी सभी 25 संपत्तियों में निगरानी सुधार लागू करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन प्रिया के लिए पैसा और कानूनी जीत मायने नहीं रखती थी। जो मायने रखता था वह दिन था जब सावित्री देवी ने गवाही दी। वह उस अदालत कक्ष में बैठी थीं, 74 साल की और कमजोर, लेकिन पूरी तरह से अटूट, और अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने उस बेहोशी की दवा के धुंध के बारे में बात की जिसने उनकी स्पष्टता छीन ली थी। उन्होंने उस बेटे को पुकारने के बारे में बात की जो उनसे प्यार करता था लेकिन जिसे दूर रहने के लिए कहा गया था। उन्होंने प्रिया के बारे में बात की, वह नर्सिंग असिस्टेंट जो अंधेरे में उनकी एकमात्र रोशनी थी, जिसे बहुत ज्यादा परवाह करने के लिए निकाल दिया गया था। और उन्होंने इस बारे में बात की कि 4 साल तक जानबूझकर धुंध में रखे जाने के बाद आखिरकार जागना कैसा होता है। उन्होंने मेरा समय छीन लिया, सावित्री देवी ने कहा। उनकी आवाज दृढ़ थी, हालांकि उनके झुर्रियों वाले गालों पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने वे साल छीन लिए जो मैं अपने बेटे के साथ कभी वापस नहीं पा सकती। उन्होंने मेरी दोस्त प्रिया को छीन लिया, एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझे इंसान महसूस कराया। और उन्होंने यह पैसे के लिए किया। उन्होंने मेरी जिंदगी को एक बिल के लिए बदल दिया। उन्होंने मेरे बेटे के दुख को मुनाफे के मार्जिन के लिए बदल दिया। उन्होंने एक पल के लिए रुका, सीधे प्रतिवादियों को देखते हुए, लेकिन उन्होंने सब कुछ नहीं लिया। उन्होंने मेरी आत्मा नहीं ली, उन्होंने प्यार करने की मेरी क्षमता नहीं ली, और उन्होंने मेरा बेटा नहीं लिया। उन्होंने रोहन को देखा जो आगे की पंक्ति में बैठा था। उसके चेहरे पर खुलेआम आंसू बह रहे थे। वह वापस आ गया, उसने मुझे ढूंढ लिया और वह प्रिया को मेरे पास वापस ले आया। तो अंत में वे असफल रहे, क्योंकि प्यार जीतता है, प्यार हमेशा जीतता है। अदालत कक्ष में सन्नाटा था, सिवाय लोगों के रोने की आवाज के। प्रिया रोहन के बगल में बैठी, हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से दबाया कि दर्द हुआ और वह समझ गई। कुछ पल शब्दों के लिए बहुत बड़े होते हैं, कुछ दर्द बयां करने के लिए बहुत गहरे होते हैं। तुम बस उन लोगों को थाम सकते हो जिन्हें तुम प्यार करते हो और उम्मीद करते हो कि यह काफी है। फैसले के बाद, कैमरों और पत्रकारों और आंसू भरे गले मिलने के बाद, रोहन प्रिया और सावित्री देवी को डिनर पर ले गया। किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि शर्मा जी के ढाबे में, जहां यह सब शुरू हुआ था। प्रिया की पूर्व मैनेजर मीना जी ने उन्हें कोने की बेंच पर बिठाया, जहां सावित्री देवी ने 19 महीने पहले पहली बार प्रिया को पहचाना था। ढाबे की तरफ से मुफ्त है, मीना जी ने कहा। उनकी आंखें संदिग्ध रूप से नम थीं। जो कुछ भी आप चाहें। प्रिया ने आलू पराठा और दही का ऑर्डर दिया। सावित्री देवी ने वेज थाली मंगवाई। रोहन ने राजमा चावल का ऑर्डर दिया। और जब प्रिया ने अपनी भौहें उठाईं तो वह मुस्कुराया। मैंने ध्यान दिया है, उसने कहा। लोग जब खुश होते हैं तो यही ऑर्डर करते हैं। वे एक आरामदायक खामोशी में खाते रहे,
पिछले 8 महीनों का बोझ धीरे धीरे उनके कंधों से उतर रहा था। मुकदमा खत्म हो गया था, अपराधी जेल जा रहे थे और किसी तरह असंभव रूप से वे तीनों इस सब से पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकले थे। मैं सोच रही थी, सावित्री देवी ने अपना कांटा नीचे रखते हुए कहा। आगे क्या होगा? रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। आपका क्या मतलब है मां? मेरा मतलब है, मैं 74 साल की हूं। मैंने 4 साल धुंध में और 8 महीने अदालत में बिताए हैं। मैं अपने बचे हुए समय के साथ कुछ करना चाहती हूं। उन्होंने प्रिया को देखा, कुछ सार्थक। आप क्या सोच रही हैं? सावित्री देवी मुस्कुराईं, एक शरारती मुस्कान जिसे रोहन अपने बचपन से याद करता था, जिसका मतलब आमतौर पर यह होता था कि वह कुछ अप्रत्याशित करने वाली हैं। मैं उन वृद्धाश्रम के निवासियों के लिए एक फाउंडेशन शुरू करना चाहती हूं, जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनका कोई नहीं है जो यह जांच करे कि उनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है या नहीं। उन्होंने मेज के पार हाथ बढ़ाया और उन दोनों के हाथ पकड़ लिए। मैं प्रिया जैसे लोगों को काम पर रखना चाहती हूं, जो लोग वास्तव में परवाह करते हैं, और उन्हें सुविधाओं में वकील, निगरानीकर्ता, शोहू परी के रूप में भेजना चाहती हूं। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। मां, इसमें बहुत पैसा लगेगा। मुझे ठीक ठीक पता है कि इसमें कितना खर्च आएगा। मैं बूढ़ी हूं, मूर्ख नहीं। सावित्री देवी ने उसका हाथ दबाया। लेकिन मेरा बेटा एक अमीर बिजनेसमैन है जो खोए हुए समय की भरपाई करने का एक तरीका ढूंढ रहा है, और मेरी होने वाली बहू एक प्रशिक्षित नर्सिंग असिस्टेंट है जो ठीक ठीक जानती है कि इन निवासियों को क्या चाहिए। प्रिया अपनी कॉफी पर खांस पड़ी। होने वाली बहू? ओह, चुप रहो। सावित्री देवी ने हाथ हिलाया। मैंने देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे देखते हो। यह बस समय की बात है। हम अभी से योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। रोहन का चेहरा एक दिलचस्प लाल रंग का हो गया। मां, हम बस कुछ समय से साथ हैं। मुझ पर विश्वास करो। सावित्री देवी की आंखें नरम हो गईं। जब तुम जानते हो तो तुम जानते हो, और मैं जानती हूं। मैं तुम दोनों को लगभग 2 साल से देख रही हूं। तुम दोनों एक साथ रहने के लिए बने हो। एकमात्र सवाल यह है कि क्या मेरा यह जिद्दी बेटा इसे स्वीकार करेगा, इससे पहले कि मैं उसकी शादी में नाचने के लिए बहुत बूढ़ी हो जाऊं। प्रिया ने रोहन को देखा, और हालांकि शर्मिंदगी ने उन दोनों के चेहरों को लाल कर दिया था, लेकिन उसके सीने में कुछ गर्मजोशी खिल उठी, क्योंकि सावित्री देवी सही थीं। वह महीनों से जानती थी, भले ही वह इसे जोर से कहने से बहुत डरती थी। फाउंडेशन एक शानदार विचार है। प्रिया ने जानबूझकर विषय बदलते हुए कहा, और मैं मदद करना पसंद करूंगी। लेकिन मां, क्या आप यकीन हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं? यह बहुत काम होगा। मुझे यकीन है। सावित्री देवी की आवाज दृढ़ थी। आशा किरण में उन 4 सालों ने मुझे सिखाया कि भुला दिया जाना कैसा होता है। अदृश्य होना, एक बिलिंग नंबर के रूप में माना जाना, न कि एक इंसान के रूप में। अगर मैं सिर्फ एक व्यक्ति को उस अनुभव से बचा सकती हूं तो यह हर मिनट के प्रयास के लायक होगा। रोहन ने अपनी मां को देखा। यह अविश्वसनीय महिला, जिसने उसे पालने के लिए 3 नौकरियां की थीं, जिसने 4 साल के क्रूर दुर्व्यवहार को सहा था और एक लड़ाकू भावना के साथ उठी थी, जो अब 74 साल की थी और अपने अगले साहसिक कार्य की योजना बना रही थी, और महसूस किया कि उसका दिल प्यार और प्रशंसा से भर गया है। तो हम यह करेंगे, उसने कहा। हम तीनों साथ में। हां, प्रिया ने सिर हिलाया। यादगार फाउंडेशन, क्योंकि हर कोई याद रखे जाने का हकदार है। हर किसी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके लिए मौजूद हो। और उस पल में शर्मा जी के ढाबे की कोने की बेंच पर बैठे हुए, कॉफी और पकौड़ों की महक और दर्दनाक और कीमती यादों से घिरे हुए, उन तीनों ने एक खामोश वादा किया। वे कभी नहीं भूलेंगे, और वे कभी किसी और को भी भुलाए जाने नहीं देंगे। महीनों बाद प्रिया कॉफी की महक और खिड़की पर बारिश की दस्तक की आवाज से जागी। उसने बिस्तर के पार हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों को उस गर्मी का एहसास हुआ जहां रोहन कुछ पल पहले लेटा हुआ था। चादर में अभी भी उसकी महक थी, महंगा परफ्यूम, जो कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से उसका अपना था। और वह मुस्कुराई। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसकी जिंदगी है। तुम्हें आराम करना चाहिए था, उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज नींद से भारी थी। आज रविवार है। रोहन उनके बेडरूम के दरवाजे पर दिखाई दिया। उनके बेडरूम
गुड़गांव के उस आलीशान अपार्टमेंट में, जो अब घर जैसा लगता था, एक पुरानी दिल्ली विश्वविद्यालय की टी शर्ट पहने हुए, जिसे उसने एक थ्रिफ्ट शॉप से 150 रुपये में खरीदा था, क्योंकि प्रिया को यह मजेदार लगा कि एक करोड़पति बिजनेसमैन के काम डाल पास कोई आरामदायक कपड़े नहीं थे। मैंने नाश्ता बनाया है, उसने कहा, हाथ में कॉफी के 2 कप लिए। ठीक है, मैंने नाश्ता बनाने की कोशिश की। अंडे थोड़े रचनात्मक हैं। प्रिया हंस पड़ी, तकियों के सहारे उठते हुए। तुम 15 साल से सीईओ हो और अभी भी अंडे नहीं बना सकते। मेरे पास उसके लिए लोग हैं। अब तुम्हारे पास मैं हूं और मैं तुम्हें सिखाऊंगी, भले ही इसमें हमारी जान चली जाए। वह कमरे के पार गया और उसे 1 कप कॉफी दी, ठीक वैसी जैसी उसे पसंद थी, थोड़ी दूध और बिना चीनी के। कुछ चीजें उसने सीख ली थीं। माँ उठ गई हैं, उसने उसके बगल में बिस्तर पर बैठते हुए कहा। वह सुनीता से फोन पर बात कर रही हैं। अगले महीने की सुविधा यात्रा पर चर्चा कर रही हैं। यादगार फाउंडेशन के पास अब 10 राज्यों में 35 स्वयंसेवक वकील थे। 8 महीनों में। प्रिया ने अविश्वास में सिर हिलाया। तुम्हारी माँ प्रकृति की एक शक्ति हैं। वह सबसे अच्छे से सीखती हैं। रोहन उसके माथे को चूमने के लिए झुका। वैसे वह जानना चाहती हैं कि क्या तुमने अपना नर्सिंग सर्टिफिकेशन पूरा कर लिया है? प्रिया ने कराहते हुए कहा, अभी 3 कोर्स बाकी हैं। उनसे कहो कि पूछना बंद करें। वह कहती हैं कि फाउंडेशन तुम्हें मरीज वकालत निदेशक के रूप में काम पर रखने से पहले तुम्हें पूरी तरह से मान्यता प्राप्त होने की जरूरत है। उनसे कहो कि मैं इस पर काम कर रही हूं। खुद कहो। वह गाजर का हलवा बना रही हैं। प्रिया मुस्कुराई, अपनी कॉफी नीचे रखी और रोहन का हाथ पकड़ लिया। कुछ सुबह उसे अभी भी विश्वास नहीं होता था कि यह सच है। 18 महीने पहले वह 19 रुपये महीने कमाने वाली एक ढाबे की वेट्रेस थी, जो 18 वर्ग मीटर के किराए के कमरे में रहती थी। 4 लाख रुपये के एजुकेशन लोन के बोझ तले दबी थी और एक मरीज के लिए दिल में दर्द था, जिसे उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अब वह एक करोड़पति बिजनेसमैन से सगाई कर चुकी थी, जिसने बिना पूछे उसका कर्ज चुका दिया था। दिल्ली के नजारे वाले एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती थी और एक ऐसे फाउंडेशन को चलाने में मदद कर रही थी जो देश भर में जीवन बदल रहा था। लेकिन पैसा मायने नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह परिवार था जो उसने पाया था। रोहन, उसने धीरे से कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि अगर तुम्हारी मां को वह ढाबा याद नहीं रहता, अगर उन्होंने तुमसे उस दिन वहां ले जाने के लिए नहीं कहा होता? वह एक पल के लिए चुप रहा। मैं हर समय इसके बारे में सोचता हूं कि हम कभी न मिलने के कितने करीब थे, कि यह सब कितना अलग हो सकता था। वह उसकी ओर मुड़ा। उसकी ग्रे आंखें नरम थीं। लेकिन मैं यह भी सोचता हूं कि किसी तरह हम फिर भी मिल ही जाते। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए बने होते हैं। यह एक ऐसे आदमी के लिए बहुत रोमांटिक है जो कभी सोचता था कि प्यार अकुशल है। मेरे पास एक अच्छी टीचर है। वह झुका और उसे ठीक से चूम लिया, धीरे और मीठे से, और प्रिया उसकी बाहों में पिघल गई, जैसा कि वह हमेशा करती थी। जब वे आखिरकार अलग हुए तो वह मुस्कुराई। तुम्हारी माँ हमें नाश्ता ठंडा करने के लिए डांटेंगी। मेरी माँ खुश होंगी कि हम एक पल बिता रहे हैं। वह हमारी शादी की योजना तब से बना रही हैं जब हम मिले थे, उसके लगभग 3 दिन बाद से। उस बारे में बात करते हुए प्रिया ने बेडसाइड टेबल की ओर हाथ बढ़ाया और एक छोटा लिफाफा निकाला। मैं आज रात तक इंतजार करने वाली थी, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकी। रोहन ने भ्रमित भाव से लिफाफा लिया। अंदर एक धुंधली काली और सफेद तस्वीर थी, जिसे पहचानना मुश्किल था। यह, डॉक्टर ने कल पुष्टि की, 8 हफ्ते। प्रिया की आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं तुम्हें और सावित्री मां को एक साथ बताना चाहती थी, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकी। मैं गर्भवती हूं, रोहन। हमारा एक बच्चा होने वाला है। बहुत देर तक रोहन ने कुछ नहीं कहा। वह बस तस्वीर को घूरता रहा। उसके हाव भाव अपठनीय थे। फिर उसने ऊपर देखा, उसकी ओर, और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हमारा एक बच्चा होने वाला है, उसने दोहराया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से थोड़ी ज्यादा थी। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे इतनी जोर से गले लगाया कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी, और प्रिया ने उसकी गर्दन पर उसके गर्म आंसू महसूस किए। वह आदमी जिसने 4 साल प्यार से भागते हुए बिताए थे, जिसने खुद को यकीन दिलाया था कि पैसा उपस्थिति के बराबर है, जो लगभग सब कुछ खो चुका था क्योंकि वह मौजूद रहने से बहुत डरता था। वह आदमी पिता बनने के विचार पर खुशी से रो रहा था। मैं वहां रहूंगा,
रोहन ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, उसे देखने के लिए पीछे हटते हुए। हर पल, हर कदम मैं एक भी चीज नहीं चूकूंगा। मुझे पता है। प्रिया ने धीरे से उसका चेहरा छुआ। तुम अब वह आदमी नहीं हो। नहीं, मैं नहीं हूं। वह सहमत हुआ। और मैं इसका श्रेय तुम्हें और मां को देता हूं। तुम लोगों ने मुझे दिखाया कि किसी से सच में प्यार करने का क्या मतलब है। मौजूद रहना, तब भी जब यह मुश्किल हो, खासकर जब यह मुश्किल हो। और किचन से सावित्री देवी की आवाज आई, अगर तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो हलवा ठंडा हो रहा है। प्रिया हंस पड़ी, अपने आंसू पोंछते हुए। हम उन्हें साथ में बताते हैं। रोहन ने उसे बिस्तर से उतरने में मदद की, उसका हाथ पकड़े हुए। हम उन्हें साथ में बताते हैं और फिर हम नर्सरी, बच्चे के नाम, सब कुछ की योजना बनाना शुरू करते हैं। तुम इस पर बहुत पैसा खर्च करने वाले हो, है ना? बेशक मैं इस पर बहुत पैसा खर्च करने वाला हूं। मैं पहले से ही सोने के पानी चढ़े हुए पालने, हीरे जड़े हुए पैसिफायर, दुनिया के हर देश से एक नानी की कल्पना कर रहा हूं। प्रिया ने अपनी आंखें घुमाई। तुम मूर्ख हो, मैं खुश हूं। उसने उसे फिर से चूम लिया, जल्दी और मीठे से। मेरी जिंदगी में पहली बार मैं सच में खुश हूं। और यह सब नोएडा के एक ढाबे की वेट्रेस की वजह से है, जिसने मेरी मां की मुझसे ज्यादा परवाह की। मैंने ज्यादा परवाह नहीं की, प्रिया ने धीरे से सुधारा। मैं बस मौजूद थी। हम बस इतना ही कर सकते हैं, है ना? उन लोगों के लिए मौजूद रहें जिन्हें हम प्यार करते हैं। रोहन ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक शांति थी जो 18 महीने पहले वहां नहीं थी। अपराध बोध अभी भी था, शायद कुछ हद तक हमेशा रहेगा, लेकिन यह अब उसे परिभाषित नहीं करता था। उसने खुद को माफ करना सीख लिया था, जैसे उसकी मां ने उसे माफ कर दिया था। उसने सीख लिया था कि गलतियां करना तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाता, केवल उनसे सीखने से इनकार करना बनाता है। चलो, उसने कहा, उसे किचन की ओर ले जाते हुए। हम मां को बताते हैं कि वह नानी बनने वाली हैं, वह पागल हो जाएंगी। प्रिया मुस्कुराई, उसका हाथ दबाते हुए। जब वे अपार्टमेंट से गुजरे, उस टेरेस के पास से जहां उन्होंने पहली बार दिल से दिल की बात की थी, उस लिविंग रूम के पास से जहां सावित्री देवी अपनी पसंदीदा प्रेम कहानियां पढ़ती थीं, उस तस्वीरों की दीवार के पास से जिसमें अब उन तीनों की तस्वीरें थीं, अदालत में, फैसले के बाद, शर्मा जी के ढाबे में, उनकी मुलाकात की सालगिरह पर, यादगार फाउंडेशन के लॉन्च पर, स्वयंसेवकों और वकीलों और उन परिवारों से घिरे हुए जिनकी उनके काम ने मदद की थी। एक परिवार जो खून से नहीं बल्कि चुनाव से, प्यार से, मौजूद रहने के सरल कार्य से बना था। किचन में सावित्री देवी वास्तव में गाजर का हलवा बना रही थीं, एक पुराना भजन गुनगुना रही थीं जिसे प्रिया ने आशा किरण वृद्धाश्रम में कहानियां पढ़कर सुनाने वाली रातों से पहचाना था। जब वे अंदर आए तो उन्होंने ऊपर देखा और उनकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। तुम दोनों के चेहरे पर वह भाव हर भावा, वह अंदर में ई का खास कर रहे हैं, उन्होंने कहा। वह भाव जिसका मतलब है कि कुछ चल रहा है। तुम लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो? प्रिया और रोहन ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ उन्होंने कहा, आप नानी बनने वाली हैं। हलवे की कड़ाही की सिसकारी भूल गई, जबकि सावित्री देवी के हाथ उनके मुंह पर चले गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए, वही आंसू जो अदालत कक्ष में, फाउंडेशन के लॉन्च पर, हर उस खुशी के पल में बहे थे जिसने पिछले 18 महीनों को भर दिया था। बच्चा, उन्होंने फुसफुसाया, एक बच्चा। उन्होंने 3 कदमों में किचन पार किया और उन दोनों को एक मजबूत आलिंगन में खींच लिया। उनका बेटा, उनकी होने वाली बहू, उनका परिवार, 4 चोरी हुए सालों की राख से पुनर्जन्म। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, सावित्री देवी ने कहा। उनकी आवाज उनके कंधों में दबी हुई थी। जब उन्होंने मुझे उस जगह पर रखा और मेरी यादें छीन लीं, तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन अब हमें देखो, देखो हमारे पास क्या है। प्रिया ने उन्हें और कसकर गले लगाया, रोहन की बाहों को उन दोनों के चारों ओर महसूस करते हुए, उस गर्मी और प्यार को महसूस करते हुए जो इस किचन में एक बरसाती रविवार की सुबह भर गया था। यही मायने रखता है, उसने धीरे से कहा। पैसा नहीं, मुकदमा नहीं, फाउंडेशन भी नहीं, यह परिवार, साथ में एक दूसरे के लिए सच में मौजूद। उस बारे में बात करते हुए रोहन ने एक संदिग्ध भाव से पीछे हटते हुए कहा, मां, क्या हलवा जल रहा है? सावित्री देवी ने धीरे से एक गाली दी और हलवे की कड़ाही की ओर भागी, और वह पल हंसी और अराजकता और एक पारिवारिक नाश्ते के साधारण जादू में घुल गया।
लेकिन इन सब के नीचे सच बना रहा। कुछ चीजें तुम कभी नहीं भूलते, कुछ लोगों को तुम कभी नहीं जाने देते, और प्यार, असली प्यार जो मौजूद रहता है और सहता है और लड़ता है, हमेशा हमेशा जीतता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है जैसे इसने हमारे दिल को छुआ है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई मौजूद है। और इंसानियत में विश्वास बहाल करने वाली और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।